भाइयों, एक बार फिर आ गया है डरावनी फिल्म देखने का समय। आज मैं आपको 2022 में रिलीज हुई आयरलैंड की थ्रिलर फिल्म डरावनी विरासत के बारे में बताने वाला हूं। यह थ्रिलर फिल्म दुनिया की 4 सबसे रहस्यमयी हवेलियों में से एक बेल्जियम की एक प्राचीन हवेली से प्रेरित है। इस पुरानी हवेली में पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिन्हें विज्ञान आज तक ठीक से समझा नहीं पाया। फिल्म में परलोक की उन खौफनाक सच्चाइयों को बेहद जंशी तरीके से दिखाया गया है जो रूह तक को सिहरा देती है। शुरुआत से लेकर अंत तक यह फिल्म दर्शकों को लगातार तनाव में रखती है। इसकी रहस्यपूर्ण कहानी का माहौल सीधे चरम सीमा तक पहुंच जाता है और इसका डर दर्शकों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा निकल जाता है। मैं सलाह दूंगा कि आप अपने आसपास के दोस्तों को साथ बिठाकर यह फिल्म देखें। बाहर से आई हुई मुख्य किरदार स्कारलेट को बिना कुछ समझे बूझे लोकल रियल एस्टेट एजेंट द्वारा गुमराह कर दिया जाता है और वह बेल्जियम की इस रहस्यमयी हवेली को खरीद लेती है। उस समय वह बहुत खुश होती है और सोचती है कि उसने बहुत बड़ा सौदा कर लिया है, लेकिन परिवार अभी अपना सामान ठीक से जमाता भी नहीं कि उसकी बेटी एमा बाहर से घर के अंदर आती है और दीवारों पर टंगी कई अजीबोगरीब पेंटिंग्स देख लेती है। माँ एंजेलिना समझाती है कि ये सब घर के साथ मुफ्त में मिली सजावट की चीजें हैं और कुछ समय बाद इन्हें हटा दिया जाएगा। जब पूरा परिवार घर के अलग अलग कोनों को देखने लगता है, तभी एमा गलियारे के आखिर में एक बंद लकड़ी का दरवाजा देखती है। रॉबर्ट, जो उसका पिता है, बताता है कि यह इस घर के तहखाने का दरवाजा है। तेज जिज्ञासा के चलते पूरा परिवार उस दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। अंदर जाने पर उन्हें सिर्फ घना अंधेरा और चारों तरफ फैली गंदगी ही नजर आती है। थोड़ा घूमने के बाद सभी को लगता है कि यहाँ कुछ खास नहीं है, इसलिए वे बाहर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एमा तहखाने से बाहर निकलने वाली होती है, वह पीछे मुड़कर अंदर की तरफ एक नजर डालती है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। रॉबर्ट ये दृश्य देखते ही तेजी से आगे बढ़ता है और दरवाजे को धक्का देने लगता है, लेकिन वह चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, वह दरवाजा जरा भी नहीं हिलता और किसी भी तरह खुलता नहीं। एम्मा देखती है कि उसके माता पिता काफी देर तक भी ताला नहीं खोल पा रहे हैं, जिससे उसके दिल में डर सीधे चरम सीमा पर पहुंच जाता है, क्योंकि वह साफ साफ महसूस कर रही होती है कि तहखाने की गहराई में कोई चीज उसकी तरफ रेंगती हुई आ रही है। इसी बेहद नाजुक और खतरनाक पल में माँ एंजेलिना की नजर दरवाजे के पास टंगी चाबी पर पड़ जाती है। पिता रॉबर्ट तुरंत वह चाबी उठाकर बंद दरवाजा खोल देता है। एमा जैसे ही तहखाने से बाहर आती है, गुस्से में सीधे अपने कमरे में चली जाती है। वह जिद पर अड्डी होती है कि अभी जो कुछ भी हुआ वह सब उसके माता पिता की बनाई हुई शरारत थी। थोड़ी देर बाद स्कारलेट उसके कमरे में आती है और उससे बात करती है। स्कारलेट एमा से कहती है कि रात में उसे अपने छोटे भाई का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वह और उसका पति जिस कंपनी में काम करते हैं वहां उस रात एक बेहद अहम मीटिंग होने वाली है। माँ की बात सुनने के बाद एमा मजबूरी में हाँ कर देती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। एमा अपने कमरे में बैठी अपनी सहेली से फोन पर बातें कर रही होती है। तभी उसके पीछे मौजूद बेडरूम का दरवाजा बिना किसी के छुए अपने आप खुल जाता है। इससे पहले कि एमा फोन कॉल से बाहर आए, एक अजीब सा दिखने वाला साया अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है। एमा ध्यान से देखने पर समझ जाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई जैक है, जो उसे डराने के लिए ऐसा भेष बनाए हुए है। इसके बाद एमा जैक से पूछती है कि उसने यह अजीब पोशाक कहां से ली। जैक अपनी बहन को बताता है कि उसे यह घर के पीछे बने स्टोर रूम में रखे एक बॉक्स से मिली है। जब भाई बहन आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी जैक को स्टोर रूम के एक कोने में एक बेहद पुरानी दिखने वाली टेप रिकॉर्डर मिलती है। इसके बाद एमा उस टेप रिकॉर्डर को स्टोर रूम से बाहर ले आती है। वह मन ही मन सोचती है कि क्या यह पुरानी चीज अब भी काम करती होगी। एमा के थोड़ी देर छेड़छाड़ और सेट करने के बाद अचानक टेप रिकॉर्डर से एक आदमी की इलेक्ट्रॉनिक सी आवाज आने लगती है। वह आवाज लगातार अलग अलग गणितीय चिन्ह पढ़ती रहती है। जब सारे गणितीय चिन्ह खत्म हो जाते हैं तो वह आवाज अंकों को एक एक करके गिनना शुरू कर देती है। एमा कुछ देर सुनने के बाद ऊब जाती है और तुरंत हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर की बिजली बंद कर देती है। जब छोटा भाई जैक बिस्तर पर लेटकर सो जाता है तो एमा अकेली लिविंग रूम में आकर टीवी ऑन करती है और अपनी पसंदीदा सीरीज देखने लगती है। तभी तहखाने की दिशा से अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा चलती है, जिससे दिल के अंदर तक सिहरन दौड़ जाती है। इसके तुरंत बाद घर के अलग अलग कमरों की लाइटें एक एक करके बुझने लगती हैं। एमा जो टीवी देख रही होती है, वह भी बिना किसी चेतावनी के ब्लैक स्क्रीन में बदल जाता है। घर की आखिरी लाइट बुझते ही पूरी हवेली गहरे अंधेरे में डूब जाती है। अचानक छा गए इस अंधेरे से एमा बुरी तरह डर जाती है। डर के मारे वह तुरंत अपना फोन निकालकर मां स्कारलेट को कॉल करती है। फोन पर स्कारलेट अंदाजा लगाती है कि शायद घर का फ्यूज उड़ गया है और वह एमा से कहती है कि तहखाने में जाकर बिजली के स्विच की जांच करे। दिन में तहखाने में डरावना अनुभव
झेल चुकी एमा किसी भी हाल में दोबारा वहां जाने को तैयार नहीं होती, लेकिन माँ फोन पर लगातार उसे समझाती रहती है और छोटे भाई जैक का ख्याल दिलाती है। माँ की बातों में आकर एमा आखिरकार मान जाती है। उसका डर कम करने के लिए स्कारलेट फोन पर लगातार उससे बात करते रहने का फैसला करती है। एमा तहखाने के दरवाजे तक पहुंचती है और अंदर चली जाती है। सामने दिखाई दे रही काली काली सीढ़ियों को देखकर भी उसमें नीचे उतरने की हिम्मत नहीं होती। तब माँ फोन पर उसे खुद को शांत रखने का एक तरीका सिखाती है। स्कारलेट ध्यान से गिनकर बताती है कि कुल मिलाकर सीढ़ियां 10 से ज्यादा हैं। वह एमा से कहती है कि हर सीढ़ी उतरते समय जोर से नंबर बोलती जाए। एमा माँ की बताई हुई विधि के अनुसार एक एक कदम नीचे उतरने लगती है और गिनती बोलती जाती है। शुरू की कुछ सीढ़ियों तक कुछ भी अजीब नहीं होता, लेकिन जैसे ही एमा आखिरी सीढ़ी पर पहुंचने वाली होती है, वह अनजाने में आंखें बंद कर लेती है और कदम आगे बढ़ा देती है। फोन पर स्कारलेट जब एमा को नंबर बोलते हुए सुनती है तो उसे लगता है कि वह सुरक्षित रूप से तहखाने के फर्श पर पहुंच गई है, लेकिन इसके तुरंत बाद फोन के उस पार से एमा के और नीचे उतरते रहने की आवाज आने लगती है। तभी स्कारलेट को जोर का झटका लगता है और उसे एहसास होता है कि एमा किसी बड़े खतरे में हो सकती है। वह तुरंत अपने पति रॉबर्ट को साथ लेकर जितनी जल्दी हो सके घर की ओर रवाना होती है। दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं, बिना रुके तहखाने की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तहखाने में चारों ओर ढूंढने के बावजूद एमा का कोई निशान नहीं मिलता। ये देख दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। माँ स्कारलेट पुलिस को फोन कर एमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट करने का फैसला करती है, लेकिन पुलिस से बात करते समय पति रॉबर्ट यह कहता है कि एमा शायद अपने किसी दोस्त के घर खेलने चली गई हो, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा करने की बात कही थी। वह इस अजीब और डरावने एहसास से भरे घर में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी, लेकिन स्कारलेट के दिल में लगातार एक गहरी भावना बनी हुई थी कि एमा अभी भी इसी घर के किसी कोने में मौजूद है। बहुत जल्द अगली सुबह हो जाती है। सभी लोग घर के बाहर के इलाके में भी अच्छी तरह से तलाश करते हैं, लेकिन आखिरकार एमा से जुड़ा कोई भी ठोस सुराग नहीं मिलता। पति रॉबर्ट को अब और ज्यादा लगने लगता है कि शायद एमा नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है, लेकिन स्कारलेट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। उसके मुताबिक यह मामला इतना आसान नहीं हो सकता। कुछ ही समय बाद स्कारलेट अपनी बेटी एमा के लिए कई गुमशुदगी के पोस्टर छपवाकर जगह जगह लगवा देती है। इसी बीच जब वह बेटी की तलाश को लेकर बेहद परेशान होती है, तभी जिम्मेदार अधिकारी का फोन आता है। फोन पर पुलिस अधिकारी बताता है कि उन्होंने घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच कर ली है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक कोई भी काम की जानकारी हाथ नहीं लगी है। स्कारलेट चाहती है कि पुलिस पूरे घर की एक बार अच्छे से तलाशी ले, लेकिन अधिकारी यह कहकर मना कर देता है कि मामला अभी आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं हुआ है। मजबूर होकर स्कारलेट घर लौट आती है और अपने बेटे जैक को पास बुलाती है। वह उससे ध्यान से पूछती है कि एमा के गायब होने से पहले दोनों भाई बहन ने क्या क्या किया था। जैक माँ को बताता है कि उन्होंने मिलकर स्टोर रूम से मिली उस पुरानी टेप रिकॉर्डर के साथ खेला था। स्कारलेट बेटे की ओर इशारा किए गए दिशा में देखती है, लेकिन उसे उस टेप रिकॉर्डर में कुछ भी खास नजर नहीं आता। इसके बाद वह जैक को खेलने भेज देती है और खुद मोबाइल उठाकर एमा के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखने लगती है। यह देखकर स्कारलेट पूरी तरह चौंक जाती है कि एमा ने उससे छुपकर अपने शरीर पर एक टैटू बनवाया था। यह जानकारी फिल्म में आगे चलकर एक बेहद अहम सुराग साबित होती है। दोस्तों, जब पुलिस घर की जांच के लिए आने को तैयार नहीं होती, तो स्कारलेट खुद ही अल्ट्रा वायलेट लाइट लेकर एक बार फिर उस रहस्यमयी तहखाने में उतरने का फैसला करती है। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे जाती है, उसे साफ दिखाई देता है कि हर सीढ़ी पर किसी ने नंबर खोदकर लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर अंकित होता है एक ऐसा गणितीय सूत्र जिसे समझ पाना नामुमकिन लगता है। इन निशानों को देखकर स्कारलेट का मन सवालों से भर जाता है। वह वहां रुकती नहीं है और आगे बढ़ती चली जाती है। इसके साथ ही स्कारलेट अपने हाथ में पकड़ी अल्ट्रा वायलेट लाइट चालू करती है और चारों तरफ रोशनी डालती है। तभी उसे पता चलता है कि पूरी दीवार पर तरह तरह के अजीबोगरीब ग्राफिटी बने हुए हैं। बाद में पेशेवर जांच करने वाले कर्मचारियों की गहन जांच के बाद पुलिस अधिकारी जांच का नतीजा स्कारलेट और रॉबर्ट को बताते हैं कि दीवारों पर बने ये चित्र सिर्फ कुछ प्राचीन रंगों से बनाए गए हैं। इसके बाद अधिकारी दंपति से इस घर के पुराने इतिहास के बारे में पूछताछ करता है। रॉबर्ट थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देता है कि उन्होंने यह घर एक नीलामी के जरिए खरीदा था। इस घर की पिछली मालकिन एक बुजुर्ग महिला थी, जिसने नर्सिंग होम का खर्च उठाने के लिए इसे कम कीमत पर बेच दिया था। कुछ देर की सामान्य बातचीत के बाद अधिकारी अपने लोगों के साथ स्कारलेट के घर से चला जाता है। एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह रॉबर्ट जब बिस्तर से उठता है तो देखता है कि स्कारलेट कमरे में मौजूद नहीं है। वह उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और देखता है कि स्कारलेट लगातार दरवाजे के ऊपर की तरफ देखे जा रही है। रॉबर्ट पास आकर ध्यान से देखता है तो उसे वहां एक बेहद अजीब सा चिन्ह दिखाई देता है।
स्कारलेट उसे बताती है कि घर के हर दरवाजे पर ऐसे ही चिन्ह बने हुए हैं और हर दरवाजे पर उनका डिजाइन अलग अलग है। इसके बाद वह सीढ़ियों पर खुदी हुई उस अजीब गणितीय समीकरण की ओर इशारा करती है। स्कारलेट पूरे भरोसे के साथ कहती है कि ये सारी अजीब घटनाएं किसी न किसी तरह आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन रॉबर्ट अब भी यही मानता है कि एमा बस घर छोड़कर चली गई है। कुछ समय बाद स्कारलेट उस संस्था को फोन करती है जिसने घर की नीलामी करवाई थी। वह उनसे इस घर की पिछली मालकिन से जुड़ी जानकारी लेना चाहती है। नीलामी संस्था का कर्मचारी फोन पर बताता है कि इस घर का मूल मालिक एक रहस्यमयी विद्वान था और उस समय उनसे सौदा उसी विद्वान की बेटी ने किया था। इसके बाद स्कारलेट उस विद्वान की बेटी के रहने के पते के बारे में पूछती है। सामने से जवाब मिलता है कि उन्हें उसका सटीक पता नहीं पता, लेकिन वे जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे और बाद में सूचित करेंगे। स्कारलेट सीढ़ियों पर खुदे हुए उस गणितीय सूत्र को घूरते हुए जितना ज्यादा सोचती है, उतना ही उसे मामला गड़बड़ लगता है। वह तुरंत फोन निकालकर घर में मौजूद सभी अजीब प्रतीकों की तस्वीरें खींच लेती है। इसके बाद वह ये तस्वीरें अपने एक सहकर्मी को भेजती है और उनसे पूछती है कि ये प्रतीक किस तरह की एन्क्रिप्टेड भाषा हो सकते हैं। जब स्कारलेट सारी जानकारी भेजकर घर लौटने ही वाली होती है, तभी उसका सहकर्मी फोन पर उसे रोक लेता है। वह बताता है कि ये सारे प्रतीक असल में हिब्रू भाषा के चिन्ह हैं। ये शब्द अगर अलग अलग करके देखे जाए तो उनका कोई खास मतलब नहीं निकलता, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़ा जाता है तो ये पौराणिक कथाओं में बताए गए एक रहस्यमयी जीव का संकेत देते हैं जिसे लेवियाथन कहा जाता है। मन में ढेरों सवाल लिए स्कारलेट घर लौट आती है और तुरंत इंटरनेट पर लेवियाथन से जुड़ी जानकारी खोजने लगती है। काफी देर तक खोजने के बावजूद भी उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। जब स्कारलेट पूरी तरह बेबस महसूस करने लगती है, तभी उसकी नजर अनायास उस पुराने टेप रिकॉर्डर पर पड़ती है जो पहले मिला था। जैसे ही वह उसका स्विच ऑन करती है, उसी पल लिविंग रूम में रखा हुआ अबेकस अपने आप हिल जाता है। घर का एक दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है और टेप रिकॉर्डर से गिनती की आवाज आने लगती है। घर के दूसरी तरफ बैठा जैक भी अचानक कुर्सी से उठ खड़ा होता है। वह मुंह से गिनती दोहराते हुए उस अपने आप खुले दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। स्कारलेट जैक को गिनते हुए सुनते ही तेजी से उसकी ओर दौड़ती है। पास पहुंचकर वह उससे पूछती है कि वह लगातार नंबर क्यों गिन रहा था, लेकिन जैक हैरानी से कहता है कि उसने तो कोई गिनती नहीं की और उसे खुद नहीं पता कि वह उस दरवाजे तक कैसे पहुंच गया। उसका दिमाग पूरी तरह खाली है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। स्कारलेट जैक को लेकर कमरे से बाहर आती है, तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पेंटिंग पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर वह पेंटिंग के कोने में लिखा हुआ एक नाम देखती है। उसे यह भी अजीब लगता है कि चित्र में बने व्यक्ति का हाथ एक बेहद विचित्र इशारा कर रहा है। इसके बाद स्कारलेट तुरंत कमरे में लौटती है और कंप्यूटर पर उस नाम से जुड़ी जानकारी खोजने लगती है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह आदमी इसी घर का पहला मालिक था। जब स्कारलेट पूरी तन्मयता से ये जानकारी पढ़ रही होती है, तभी तहखाने की दिशा से एक बार फिर वही डरावनी हवा चलती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी एमा के गायब होने वाले दिन चली थी। घर की सारी लाइटें एक एक करके बुझने लगती हैं और पूरी हवेली अंधेरे में डूब जाती है। तभी स्कारलेट को अपने बेटे जैक की चीख सुनाई देती है। वह तुरंत आवाज की दिशा में भागती है। वह तहखाने की ओर चिल्लाकर पूछती है कि जैक अंदर क्या कर रहा है। जैक मां के सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, बस घबराकर बार बार उसे बाहर निकालने की गुहार लगाता रहता है। लेकिन तहखाने का दरवाजा किसी चीज से अटक चुका होता है और स्कारलेट चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, वह खुलता नहीं। हालात को और भी बदतर बनाने वाली बात यह होती है कि दरवाजे पर टंगी चाबी भी अचानक गायब हो जाती है। स्कारलेट पूरी तरह बेबस हो जाती है और दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश करती है। तभी अचानक उस दरार में एक अजीब सी आंख दिखाई देती है। यह दृश्य देखकर स्कारलेट डर से कांप उठती है। इससे पहले कि वह संभल पाए, तहखाने के अंदर से जैक अचानक जोर से चिल्लाता है। वह मां को बताता है कि वह थोड़ी देर पहले गेम रूम में खेलते खेलते गलती से सो गया था। मां बेटे के बीच दरवाजे के अंदर बाहर अभी ठीक से दो बातें भी नहीं हो पाती कि तहखाने का दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाता है। उसी के साथ घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दोबारा बिजली आ जाती है। स्कारलेट तहखाने के अंदर जाकर सब कुछ जांचने ही वाली होती है कि नीचे देखते ही उसे दरवाजे के हैंडल पर टंगी चाबी दिखाई दे जाती है। वह चाबी उठाकर फिर से दरवाजे के हुक पर टांग देती है और अकेले ही तहखाने के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही स्कारलेट हैरानी से देखती है कि तहखाने की सीढ़ियां मानो अंतहीन गहराई तक जाती हुई लगती हैं। उसका पैर जैसे ही नीचे की ओर बढ़ने वाला होता है, तभी पीछे से तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। स्कारलेट जैसे ही मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, उसी पल उसके पीछे एक काला साया बिजली की तरह गुजर जाता है। वह तुरंत उस दिशा में बढ़कर देखने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसके हाथ से मोबाइल फिसलकर तहखाने की गहराई में गिर जाता है।
अगले ही पल अंधेरे के भीतर से भारी कदमों की आवाज गूंजने लगती है। अचानक आई इस आवाज से स्कारलेट बुरी तरह घबरा जाती है और बाहर खड़े अपने बेटे जैक को चिल्लाकर कहती है कि जल्दी चाबी लेकर दरवाजा खोले। लेकिन जैक का कद छोटा होने की वजह से वह उछल उछल कर भी दरवाजे पर टंगी चाबी तक नहीं पहुंच पाता। उसी समय रॉबर्ट बाहर से लौट आता है और तुरंत तहखाने का दरवाजा खोलकर स्कारलेट को बाहर निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट उससे पूछता है कि तहखाने के अंदर आखिर हुआ क्या था। स्कारलेट बताती है कि वह अंदर फंस गई थी और उसे साफ साफ महसूस हुआ कि वहां कोई और चीज भी मौजूद थी। वह यह भी बताती है कि उसका मोबाइल तहखाने की गहराई में गिर गया है, लेकिन रॉबर्ट उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। यह साबित करने के लिए कि स्कारलेट सिर्फ वहम में है, रॉबर्ट खुद अकेले तहखाने में जाने का फैसला करता है। उसका मकसद नीचे जाकर स्कारलेट का गिरा हुआ मोबाइल ढूंढना होता है। लेकिन जब वह सीढ़ियों से नीचे पहुंचता है तो वहां उसे सिर्फ कुछ अजीब से बाल ही दिखाई देते हैं। जब रॉबर्ट उन बालों को ध्यान से देखने लगता है तभी एक काला साया एक बार फिर उसकी आंखों के सामने से गुजर जाता है। वह इसे अपनी आंखों का धोखा समझकर खुद को संभालता है और तहखाने से बाहर आ जाता है। अगले ही दिन स्कारलेट सीढ़ियों पर खुदी हुई उस अजीब गणितीय समीकरण को लेकर एक गणित के प्रोफेसर के पास जाती है। समीकरण देखते ही प्रोफेसर उससे पूछता है कि यह उसे कहां से मिला। तब स्कारलेट उसे इस घर के पहले मालिक जॉन का नाम बताती है। जॉन का नाम सुनते ही प्रोफेसर चौंक जाता है। दरअसल जॉन खुद भी कभी एक गणित प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन अपने बेटे के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद सारी जानकारी समझ लेने के बाद स्कारलेट और गणित प्रोफेसर उस अजीब गणितीय सूत्र के बारे में बात करने लगते हैं। प्रोफेसर गहराई से विश्लेषण करने के बाद बताते हैं कि यह सूत्र किसी एक या एक से ज्यादा अलग अलग डायमेंशंस के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। लेकिन यह सूत्र इतना ज्यादा जटिल और उलझा हुआ था कि प्रोफेसर ने कहा कि उन्हें इसे समझने के लिए और समय चाहिए। इसलिए उन्होंने स्कारलेट से कहा कि वह पहले घर लौट जाए और उनके रिसर्च पूरी होने का इंतजार करे। स्कारलेट जैसे ही घर पहुंची थोड़ी ही देर में प्रोफेसर का फोन आ गया। फोन पर प्रोफेसर ने बताया कि जिसे वे अब तक गणितीय सूत्र समझ रहे थे असल में वह एक अधूरा मंत्र है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके एक साथी प्रोफेसर ने बेल्जियम के एक दूसरे घर में बिल्कुल वही मंत्र देखा था और उस घर में रहने वाला पूरा परिवार बिना किसी चेतावनी के अचानक गायब हो गया था। यह सब सुनकर स्कारलेट पूरी तरह सन्न रह गई, क्योंकि यह सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा इस समय उसके घर में हो रहा था। इसके बाद स्कारलेट ने घर में बने अजीब अजीब प्रतीकों और निशानों के बारे में रॉबर्ट को सब कुछ बताया, लेकिन रॉबर्ट ने फिर भी यही माना कि यह सब बस साधारण सजावटी डिजाइन है। जब रॉबर्ट लगातार उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था तो स्कारलेट उसे सीधे तहखाने में ले गई और सीढ़ियों पर बने उस मंत्र को दिखाया। साथ ही गणित प्रोफेसर की सारी बातें भी उसे विस्तार से बताईं। लेकिन रॉबर्ट को अब भी लगा कि स्कारलेट अपनी बेटी एमा की याद में मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। गुस्से में आकर उसने पास पड़ा हथौड़ा उठाया और उस मंत्र पर जोर से वार कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि हथौड़ा लगते ही पत्थर नहीं बल्कि धातु के टकराने जैसी आवाज आई। उसी पल लिविंग रूम में रखी पुरानी रिकॉर्डिंग मशीन अपने आप चालू हो गई। तभी जैक ने देखा कि टूल रूम के दरवाजे पर एक धुंधली सी परछाई खड़ी है और वह लगातार कुछ गिनती कर रही है। जैक ने घबराकर अलमारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके अंदर कोई छिपा हुआ है और वह बिल्कुल एमा जैसा दिखता है। यह सुनते ही रॉबर्ट दौड़कर टूल रूम में पहुंचा और हर जगह ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसे अलमारी के अंदर एमा का मोबाइल फोन मिल गया। अब जाकर रॉबर्ट को एहसास हुआ कि स्कारलेट जो कुछ भी कह रही थी वह सब सच था। इसके बाद नीलामी एजेंसी से मिले पते के आधार पर स्कारलेट उस विद्वान जॉन की बेटी तक पहुंचने में सफल हो गई, जो इस घर का असली मालिक था। शुरुआत में वह महिला बात करने को तैयार नहीं हुई, लेकिन जैसे ही स्कारलेट ने अपनी बेटी एमा के गायब होने का जिक्र किया, उस महिला ने कागज कलम निकाला और उस पर लिवियाथन लिख दिया। फिर उसने बताया कि यह नाम नरक के 7 राजकुमारों में से एक का है। उस महिला ने यह भी बताया कि उसके भाई की गंभीर बीमारी के कारण उसके पिता जॉन ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक दानव को इस दुनिया में बुला लिया था। स्कारलेट घबराकर पूछती है कि क्या उसकी बेटी एमा अभी भी तहखाने में फंसी हुई है, लेकिन वह महिला सिर हिलाते हुए कहती है, सिर्फ तहखाना नहीं, पूरी की पूरी यह हवेली नरक से इंसानी दुनिया को जोड़ने वाला एक द्वार है। जब स्कारलेट उस महिला से बातचीत कर रही थी, उसी दौरान उसके पति रॉबर्ट को घर के अंदर एक नया और चौंकाने वाला सुराग मिला। उसने देखा कि दीवारों पर बने प्रतीकों के नीचे बने त्रिकोणाकार निशानों को अगर सही क्रम में जोड़ा जाए तो वे मिलकर एक पूरा पंचकोण पेंटाग्राम बना रहे थे। स्कारलेट जैसे ही बाहर से घर लौटी, रॉबर्ट ने तुरंत उसे यह नई खोज दिखाई। इतना ही नहीं, रॉबर्ट ने यह भी पता लगाया कि जिसे अब तक समुद्र देवता लिवियाथन समझा जा रहा था, वह दरअसल एक भटकाने वाला संकेत था। असल में लिवियाथन कोई समुद्री देवता नहीं, बल्कि एक राक्षस बेफोमेट से जुड़ा हुआ नाम था
और यह दानव नरक में द्वार की रखवाली करने वाला गेट कीपर माना जाता है। इसी बीच जैक जिस ड्रोन से खेल रहा था वह अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया। ड्रोन जिस दिशा में उड़ रहा था, जैक अनजाने में उसी का पीछा करते हुए तहखाने सेलर के अंदर चला गया। इधर स्कारलेट ने उस रिकॉर्डिंग मशीन को उठा लिया जो अब तक हर अजीब घटना का केंद्र बनी हुई थी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बेटी एमा के गायब होने का सीधा संबंध इसी मशीन से है। जैसे ही स्कारलेट ने रिकॉर्डिंग मशीन का स्विच ऑन किया, तहखाने में मौजूद जैक अचानक बेहोश हो गया। लेकिन इस बार की स्थिति पहले से बिल्कुल अलग थी। तहखाने में जाने के कुछ ही पलों बाद जैक को फिर से होश आ गया। उसने जमीन पर गिरे ड्रोन को उठाने के लिए जैसे ही कमर झुकाई और पीछे मुड़ा तो उसने अपने पास एक भयानक चेहरे वाले दानव को घूरते हुए खड़ा देखा। उसी पल एक तेज और ठंडी सड़ांत भरी हवा सीधे स्कारलेट के सिर के ऊपर से गुजरी। स्कारलेट और रॉबर्ट दोनों को एक ही पल में एहसास हो गया कि जैक किसी बड़े खतरे में है। दोनों पति पत्नी पूरे घर में पागलों की तरह जैक को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला। घबराहट में जब दोनों का दिमाग काम करना बंद करने लगा, तभी स्कारलेट को तहखाने की दिशा से अपने बेटे जैक की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत उसी दिशा में दौड़े और ठीक उसी वक्त जैक को तहखाने के और अंदर जाने से रोक लिया। जैक का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर में खून ही न बचा हो। स्कारलेट का दिल यह देखकर टूट गया। उसने तुरंत रॉबर्ट से कहा कि वह रसोई से गर्म पानी लेकर आए। स्कारलेट ने जब जैक के माथे को छुआ तो वह तेज बुखार से तप रहा था। जैसे ही उसने उसकी शर्ट उतारकर हालत देखने की कोशिश की तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। जैक की छाती के बीचों बीच एक गहरा पंचकोण का निशान स्पष्ट रूप से उभरा हुआ था। स्कारलेट अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि जैक अचानक जोर जोर से संख्याएं गिनने लगा। लेकिन इस बार गिनती साधारण नहीं थी, बल्कि वह एक खौफनाक उल्टी गिनती थी। यह सुनते ही स्कारलेट पूरी तरह घबरा गई और उसका होश उड़ गया। स्कारलेट तुरंत मुड़कर अपने पति रॉबर्ट को ढूंढने गई ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके, लेकिन उसने जो देखा वह और भी ज्यादा डरावना था। रॉबर्ट अपने बेटे जैक के साथ एक ही लय में उलटी गिनती दोहराने लगा था। जैसे ही उलटी गिनती का आखिरी अंक 0 पर पहुंचा, रॉबर्ट का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कांपती आवाज में बस एक ही वाक्य निकला, वह आ गया है। इसके तुरंत बाद तहखाने के भीतर से भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। हालात बिगड़ते देख स्कारलेट ने देर नहीं की और तेजी से लिविंग रूम की मेज के नीचे छिप गई। कुछ ही पलों बाद एक विशाल कद वाला दानव धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकलता दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में वे भारी कदमों की आवाज अचानक थम गई। स्कारलेट ने मेज के नीचे से झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे अपनी बेटी एमा की याद आई, उसने पूरी हिम्मत जुटाई और दौड़ती हुई तहखाने के अंदर चली गई। लेकिन जो उसने देखा वह पूरी तरह अस्वाभाविक था। स्कारलेट सीढ़ियों पर काफी देर तक चलती रही, फिर भी तहखाने का अंत नहीं आया। उसने जेब से टॉर्च निकालकर आगे की ओर रोशनी डाली तो पाया कि जो सीढ़ियां पहले छोटी सी थीं, वे अब अनंत तक फैल चुकी थीं। सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर एक अंधेरी छोटी सी कोठरी दिखाई दी। स्कारलेट उस कोठरी से गुजरते हुए एक बेहद लंबी सुरंग में पहुंच गई। सुरंग के भीतर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गई। उसके सामने अनगिनत इंसानों की परछाइयां लंबी कतारों में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं और हर एक के मुंह से लगातार संख्याएं गिनने की आवाज आ रही थी। उनमें से कुछ लोग तो 5 अरब तक गिनती कर चुके थे। भीड़ इतनी घनी थी कि उसमें एमा को ढूंढ पाना समुंदर में सुई ढूंढने जैसा लग रहा था। जब स्कारलेट लगभग हार मानने ही वाली थी, तभी वह जमीन पर झुकी और अचानक उसकी नजर एक ऐसे हाथ पर पड़ी जिस पर एमा का खास टैटू बना हुआ था। उस पल एमा की गिनती 30 लाख तक पहुंच चुकी थी। स्कारलेट ने बिना देर किए एमा का हाथ पकड़ा और उसे कतार से बाहर खींच लिया। स्कारलेट जोर से चिल्लाई, मैं तुम्हारी मां हूं। लेकिन एमा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बिल्कुल एक खाली खोल की तरह लग रही थी। कोई और रास्ता न देख स्कारलेट ने एमा को अपने साथ पकड़ा और जल्द से जल्द उस भयानक जगह से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी जब वे सुरंग पार कर पीछे वाला दरवाजा बंद करने ही वाले थे, अचानक दरवाजे की दरार से एक विशाल काला हाथ बाहर निकल आया और दरवाजे को जकड़ लिया। स्कारलेट यह देखकर घबरा गई। उसने बिना समय गंवाए अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च उठाई और पूरी ताकत से दानव के हाथ पर मारने लगी। इसके बाद वह बिल्कुल प्रतिक्रिया रहित एमा को घसीटते हुए तेजी से तहखाने के बाहर की ओर दौड़ी। तहखाने से बाहर निकलते ही स्कारलेट ने तुरंत चाबी से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर फंसा दानव दरवाजे पर कुछ बार जोर जोर से टकराया, लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया और फिर कोई भी आवाज नहीं आई। इधर एमा, रॉबर्ट और जैक तीनों धीरे धीरे होश में लौटने लगे। जब स्कारलेट और उसका परिवार अपना सामान समेटकर इस भयानक घर को छोड़ने ही वाला था, तभी स्कारलेट की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। जैसे ही स्कारलेट की नजर उस पर पड़ी, उसके मन में एक बुरा सा एहसास जाग उठा। घबराए हुए मन से वह आगे बढ़ी और दरवाजा खोला, लेकिन सामने का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे डर था।
दरवाजे के बाहर अंतहीन सीढ़ियां थीं जिनका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। अचानक फिल्म का दृश्य बदलता है और दिखाया जाता है कि पूरी इमारत खंडहर में बदल चुकी है। घर चारों ओर से गहरे अंधेरे में डूबा हुआ है। उसी पल स्कारलेट के कानों में फिर से वही जानी पहचानी आवाजें गूंजती हैं। रॉबर्ट, जैक और एमा एक बार फिर डरावनी उलटी गिनती शुरू कर देते हैं। फिर वे एक एक करके तहखाने की ओर बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।